राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजा बाबू का नौकर हरिया राजा बाबू से कहने लगा, अरे बाबू, आपको क्या जरूरत पड़ी थी इस गांव में आकर अपना बुढ़ापा काटने की। पैदल चलते चलते हम थक गए हैं और शहर में कितने आराम से रहते थे। आप में तो अभी भी जो से न जाने कितने कोस की दूरी तय कर लोगे। जो राजा साहब का नौकर हरिया राजा साहब से कह रहा था, तो राजा साहब कहने लगे, अरे हरिया, बस थोड़ी दूर और, बस अभी गांव आने वाला है। शहर से साथ आए राजा साहब के परिवार के सदस्य भी थक चुके थे। परिवार ज्यादा बड़ा तो नहीं था, एक बेटा बहू और 2 उनके बच्चे थे। हरिया सालों से राजा साहब के साथ उनकी सेवा में लगा हुआ था। कहने को तो वह उनका सेवक था, पर राजा साहब के दोस्त से कम नहीं था। वो बचपन से लेकर आज तक हर राज का भागीदार था। बस थोड़ी दूर और, राजा साहब ऐसे कहने लगे। देखो तो अब गांव आने वाला है। और गांव की सीमा में पहुंचकर राजा साहब की आवाज बड़ी रौबदार हो गई। हरिया से बच्चे पूछने लगे, दादा, आपको क्या जरूरत थी दादा की बात मानने की और हम सबको यहाँ लेकर आने की। कितना अच्छा होता, हम शहर में रह रहे थे, पता नहीं गांव कैसा होगा। बताओ ना दादू, गांव कैसा होता है? सही में मिट्टी के घर होते हैं क्या वहाँ? हमें तो जो खेतों में भी सुबह सुबह जाना होगा, क्योंकि जो बच्चे आए थे वो पहली बार गांव आए थे। और सोहन जो अपने दादा से सवाल कर रहा था, वह अभी 12 साल का था और सुमन 10 साल की थी। गांव आने के नाम पर वह सुमन तो नाक मुंह सिकोड़, पर घर के मुखिया राजा साहब ने के आगे जो किसी की भी नहीं चलती थी। जो वो फैसला ले लेते तो सबकी जबान पर ताला लग जाता था। बस वही होता था, जो राजा साहब ने एक बार कह दिया तो कह दिया। उनका बेटा संजय और बहू सोनी राजा साहब की हर बात को आंख मूंद कर मानते थे। राजा साहब की बोली ऐसी थी कि कोई भी उनसे बहस नहीं कर सकता था। कहने को तो वो राजा साहब थे, बस नाम के ही राजा थे। गांव में उनकी थोड़ी सी जमीन थी और एक कच्चा पक्का घर था। शहर जब वो गए थे तो सबसे पहले वो मजदूरी करने लगे थे, फिर धीरे धीरे ठेके लेकर काम करने शुरू किए थे। संजय को भी उसी काम में लगा लिया था। संजय के दोनों बच्चे स्कूल जाते थे, पर त्योहार पर छुट्टी मिली तो राजा साहब ने सोचा कि सबको एक बार गांव ले चलता हूँ। एक बार अपना गांव भी देखना जरूरी है। और थोड़ी देर में राजा साहब ने कहा, देखो अब ये पगडंडी सीधे हमारे घर की ओर जाने वाली है। बच्चों, अब अपनी चाल को बढ़ा दो। और राजा साहब सबसे तेज चलते चलते सबसे आगे निकल गए। थोड़ी दूर पर घर के सामने खड़े हो गए और जो सब बच्चे जो राजा साहब से पूछने लगे, क्या यही घर है आपका? तभी घर के अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर निकल कर आई और बोली, अरे दीनदयाल, देख तो राजा आया है और उसके साथ पूरा परिवार भी है। अंदर से एक 40 साल का व्यक्ति बाहर आया जिसका नाम दीनदयाल था। वह झपट कर बाहर आया और राजा साहब के चरण छूते हुए बोला, आ गए चाचा, बहुत सालों बाद गांव की तरफ आए हो, कितने दिन रह कर जाओगे? अब की तो आप सब यहीं रुकी ही जाओ। राजा साहब कहने लगे, हाँ बेटा, अब तो यहीं रहने वाले हैं, बहुत रह लिए शहर में, अब गांव में ही कुछ दिन गुजारने हैं। दीनदयाल के पास घर की चाबी रहती थी, उसने हर जरूरी चीज लाकर रख दी थी। तभी सुमन अपनी माँ सोनी से कहने लगी, माँ, मुझे यहाँ कहीं भी बाथरूम दिखाई नहीं दे रहा है। तब सोनी अपनी बेटी सुमन से बोली, अरे बेटा, यहाँ घर के अंदर नहीं है बाथरूम, घर के पीछे बना हुआ है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहकर सोनी के पीछे सुमन भी आंगन की तरफ चली आई थी। वहां उसने देखा एक बड़े से ड्रम में साफ पानी भरा हुआ था। हैंडपंप तो वहां पहले से ही लगा हुआ था। सुमन को समझाकर सोनी उधर ही बगीचे को निहारने लगी। यहाँ आकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
दीनदयाल सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आया था। संजय और दीनदयाल हम उम्र के थे, बचपन में साथ साथ खेले पढ़े और बड़े हुए थे, इसलिए दीनदयाल सोनी से हंसी मजाक कर लेता था। उसे चाय पकड़ाते हुए दीनदयाल कहने लगा, भाभी जी आप तो एकदम शहरी हो गई हो, थोड़ी हमारी मेहरू को भी जो मिलकर उसे भी टिप टॉप बना दो। सोनी लजाते हुए कहने लगी, दत्त भाई साहब आप क्या कह रहे हो? आप बिना मजाक करने का कोई ना कोई बहाना छोड़ते नहीं हो, अभी भी आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। और इस तरह हंसी मजाक करते हुए सबने रात का खाना खाकर सब सोने चले गए। हरिया और राजा बाबू एक साथ सोते थे। हरिया, राजा बाबू धीरे से कहने लगे, तनिक कल उसके गांव जाकर पता तो करके आओ, वो सब ठीक तो हैं? हरिया कहने लगा, अच्छा तो आप समझा बाबूजी, आप शहर से भागे भागे गांव इसीलिए आए हैं? अभी भी नहीं भूले बाबूजी तुम उसे? हमें तो सपने में भी यह बात नहीं सोच सकते थे कि आप उसके लिए यहाँ आए हो। राजा बाबू कहने लगे, देखो हरिया, तुम मेरा इतना तो काम कर ही सकते हो। और अगले दिन तड़के ही हरिया उस गांव की ओर निकल गया। 2 गांव पार करने के बाद उसके गांव में पहुंच गया। क्या कहकर वह घर के अंदर जाए, वह अभी इसी बारे में सोच रहा था कि एक आदमी की नजर उस पर पड़ गई और वह बोला, क्यों भाई किसको खोज रहे हो? पहले तुम्हें तो कभी इस गांव में नहीं देखा। चौधरी साहब के रिश्ते में तो नहीं लगते हो? क्या चौधराइन के घर से आए हो? तभी हरिया ने जो घबराहट में कहा, हाँ हाँ, वो चौधरी साहब की खबर जरा देर से मिली तो बस वो जीजी से मिलने चला आया, मैं उनके दूर का भाई हूँ। तो वह व्यक्ति कहने लगा, तो फिर बाहर क्यों खड़े हो भैया, अंदर आओ, छोटी माँ से मिल लो। अब तो बाबूजी के जाने के बाद वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। बहुत वक्त बाद उनके घर से कोई आया है, हम तो कभी किसी को नहीं देखे और ना ही यहाँ उनसे मिलने कोई आया। आपसे मिलकर शायद छोटी माँ खुश हो जाएंगी, कहकर वो युवक जो हरिया को अपने साथ अंदर ले गया और अंदर जाकर आवाज देने लगा, ओ छोटी माँ देखो ना कौन आया है, अरे देखो तो सही। वह युवक बोल रहा था तो वो महिला नजर उठाकर टुकुर टुकुर हरिया को देख रही थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। युवक हरिया को छोटी माँ के कमरे में छोड़कर हरिया के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने चला गया। तभी वह महिला कपकपाती आवाज में हरिया से बोली, कैसे आना हुआ हरिया? तुम तो मुझसे बात भी नहीं करते थे, फिर काहे को आ गए? सबने तो मुंह फेर लिया था ना मुझसे, अब क्या देखने आए हो? हरिया कहने लगा, मैं तो कभी नहीं आता यहाँ, वो तो छोड़ो, तुम्हें क्या कहना है कुछ भी। कहाँ तुम तब समझी थी जो अब समझोगी, तुम्हारे कहने से क्या है। चौधरी साहब के गुजर जाने का जब से पता चला है तो राजा बाबू तुम्हारे हालचाल जानने के लिए परेशान हो रहे थे। मुझे तो जबरदस्ती उन्होंने ही भेजा है। अब जाता हूँ, देखना था सो देख लिया, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, अब किस बात का अफसोस है, कहकर हरिया जाने लगा। तभी वह युवक आ गया और कहने लगा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए बैठक में खाने में, तुम भी जो खाना खाकर जाना, तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? वह युवक बोला, आओ छोटी माँ तुम भी जो आ जाओ और कुछ खा लो। तो हरिया ने कहा, अरे बेटा इसकी क्या जरूरत है, बस जिस काम के लिए आए थे वो हो गया, अब चलते हैं। तब वह युवक कहने लगा, ऐसे कैसे जाने देंगे? चौधरी साहब के यहाँ से कोई भूखा चला जाए तो यह ना तो तब हुआ था जब चौधरी साहब थे और ना ही अब होगा। क्यों छोटी माँ, अरे आप चुप क्यों हैं? अपने भाई को कहो चाय नाश्ता क्या खाना खाकर ही जाएं अब यहाँ से। तो अब वह महिला कहने लगी, हाँ हरिया विष्णु ठीक ही कह रहा है, चलो बैठक में हम भी आते हैं। हरिया कुछ नहीं बोल सका, चुपचाप जाकर जो बैठक में बैठ गया। बैठक में पूरी मेज तरह तरह के पकवानों से भरी पड़ी थी। इतने पकवान तो हरिया ने कभी नहीं देखे थे, पर दिल एक भी चीज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसे तो उस महिला से अब कोई सरोकार नहीं था, वो तो बस अपने राजा बाबू के लिए यहाँ चला आया था। किसी तरह 2-4 निवाले लेकर हरिया वहां से निकल गया।
कच्ची पक्की पगडंडी पर चलते चलते हरिया का मन बहुत कसैला हो गया था। ना जाने क्यों आज फिर उसे उस महिला पर फिर से गुस्सा आ रहा था। इतनी भी क्या अकड़ थी इसको जो राजा बाबू जैसे नेक दिल को देख नहीं सकी। वो अपनी सोच में बढ़ी रहा था कि दूसरे गांव में उसके पहचान वाले कुछ लोग मिल गए और उनसे शहर में बिताए अपने दिनों की कहानियां जो पूछने लगे और वह उन्हें अपने शहर में बिताए हुए दिनों के बातें बताने लगा और उनमें मस्त हो गया। शाम होने को आई तो हरिया को राजा बाबू की याद आई। अरे, वह कहने लगा, अब मुझे जाने दो, बातों बातों में जो देर हो गई, कहकर हरिया वहां से तेज गति से निकल गया। कच्ची पक्की पगडंडी पर चलता जा रहा था और जल्दी ही वह जो अपने गांव पहुंच गया। वहां जाकर हरिया देखता है कि जो राजा साहब इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। हरिया को देखते ही जो राजा साहब उसकी ओर लपके और कहने लगे, सारे सब वह ठीक तो है ना हरिया, बताओ बोलो ना, वह ठीक तो है। और एक ही सांस में राजा साहब सारे सवाल कर गए। तब हरिया कहने लगा, आप बेकार में आज भी उसके लिए सोचते हो बाबूजी, जिसको तब भी आपकी फिक्र नहीं हुई और आज भी कहाँ से होगी। अरे, रईसों के घर की बहू बन गई है तो ऊंचा औधा रुतबा सब बरकरार है। चौधरी साहब गए तो गए, उनके बाल बच्चे हैं ना, उनकी देखभाल करने के लिए। अब आप हमसे कोई सवाल ना करो, बस जान लो वो अपने घर में ठीक है। हरिया जो खींच कर राजा साहब को बता रहा था। तब राजा साहब कहने लगे, ठंड रख हरिया, अरे उसमें उसका कोई दोष क्यों है, क्यों उसको दोष देता है बेचारी को। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, कौन कैसे जीना चाहता है उस पर उसका हक होता है। हरिया, अब चल, अब नहीं पूछूंगा तेरे से कुछ भी, खामा नाराज मत हो, नहीं तो बच्चों ने सुन लिया तो मुझे ही डांटेंगे। क्या आपने हरिया काका को क्या कह दिया जो मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। इसी तरह 10 दिन बीत गए। बच्चों को भी गांव में अब उनका मन लग रहा था। हर दिन खेतों पर जाते, ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर लाते और नए नए अनुभव बच्चे जो देख रहे थे। अब उनके जाने का दिन भी आ गया था। राजा साहब चाहकर भी बच्चों को नहीं रोक सकते थे, क्योंकि जो सोनू और सुमन के स्कूल जो खुलने वाले थे, जाने की सब तैयारी हो चुकी थी, बस वो निकलने ही वाले थे। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आया और बोला कि वो चौधरी साहब की पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, उन्होंने किसी राजा को अपने घर आने के लिए कहा है। भाई, इस गांव में जरा बता सकते हो राजा कौन है। राजा साहब से ही वह व्यक्ति पूछ रहा था। तभी राजा साहब घबराते हुए आए और बोले, जी मैं ही राजा हूँ, आप चलिए मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। और राजा साहब हरिया से कहने लगे, हरिया बच्चों का ध्यान रखना, आज इनको जाने मत देना, मैं जरा जाकर आता हूँ। हरिया ने राजा साहब का हाथ पकड़कर राजा साहब को रोकने की कोशिश की, पर राजा साहब उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे आश्वासन देते हुए उस व्यक्ति के पीछे चल दिए। राजा साहब की सांसें धौंकन्नी के समान तेज चल रही थी। मन किसी आशंका से घबरा रहा था। जी कर रहा था कि अभी पंख लग जाए तो उड़कर उससे मिल ले, पर यह बेचैनी वो सीने में दफन करके चेहरे पर गंभीरता लिए हुए उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहे थे। एक गांव पार हुआ, दूसरे गांव के बाद ही उसका गांव आ गया। वो रॉकेट की तरह गति से अपनी चाल चल रहे थे। लग नहीं रहा था कि वो 60 साल के आदमी होंगे। झपटते हुए चलते चलते वो आदमी बोला, भाई बस राजा साहब, यह 100 मीटर बाद चौधरी साहब की कोठी आ जाएगी। यह सुनते ही राजा साहब की चाल और तेज हो गई और एक भव्य कोठी के सामने पहुंचकर वो बाहर रुक गए और बाहर से आवाज देने लगे, हुकुम साहब, राजा साहब आ गए हैं, इन्हें भीतर लिवा लाऊं। तभी अंदर घर के दरवाजे पर विष्णु नजर आया तो उसने पूछा, आप ही राजा साहब हैं। तब राजा साहब ने हाँक में जवाब दिया, जो कि सिर हिला दिया, और उसके इशारे को समझकर विष्णु उन्हें अंदर लेकर गया। वह उस महिला के कमरे की ओर बढ़ने लगा। तब राजा साहब सोचने लगे, यह क्या दशा बना ली है इसने। अभी तो 10-12 दिन पहले ही तो हरिया मिलकर गया था,
तब तो हरिया बोल रहा था कि सब ठीक है, पर यह तो बिल्कुल सूख गई है, लगता ही नहीं कि यह वही है। उसको देखते ही राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। उस महिला ने कहा, विष्णु, मुझे 2 घड़ी इनसे बातें कर लेने दो बेटा, तब तक तुम इनके लिए कुछ खाने के लिए भिजवा दो। विष्णु के जाते ही राजा साहब का दिल किया कि जल्दी से उसका हाथ पकड़कर पूछे कि यह तूने क्या हाल बना लिया है, पर सामने से वो बस निरीह भाव से उसे देख पा रहे थे और मूढ़े पर बैठ गए। तब वह महिला बहुत धीरे स्वर में बोली, कुछ बोलोगे नहीं राजू? अब तक मुझसे नाराज हो? तब राजा साहब बोले, क्या बोलूं रज्जू, तुमने कुछ कहने सुनने का मौका ही कहाँ दिया है। बस अपनी सरपट भागने की आदत में हम सबको छोड़कर आगे निकल गई। उस दिन हरिया आया तो कह रहा था कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम तो जरा भी ठीक नहीं लग रही रज्जू, अचानक क्या हुआ है तुम्हें? चौधरी साहब के जाने का दुख सहन नहीं हो रहा होगा, समझ सकता हूँ, पर अब जाने वाले को याद करके अपनी सेहत बिगाड़ना कहाँ तक सही होगा। राजा साहब, जो मायूसी उनकी आवाज में साफ झलक रही थी, वो बहुत उदास लग रहे थे। तभी कमरे में एक नौकर आकर चाय नाश्ता रख गया और बोला, साहब, बीबी जी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, हो सके तो तनिक इनको भी साथ में खिला लो। लगता है आपको बहुत अच्छे से जानती हैं, तभी तो आपकी पसंद का सब नाश्ता बनवाया है। राजा साहब उसकी बात सुनकर कभी रज्जू को देखते तो कभी नाश्ते की ओर। शक्कर पारे, दही बड़े, नमक पारे, ना जाने क्या क्या बनवा दिया था। आज भी जो राजा साहब कहने लगे, तुम्हें सब याद है, कुछ भूली नहीं हो? तब रज्जू ने कहा, अपने आप को भूल भी जाऊं राजू, पर तुम्हें कैसे भूल जाऊं? वह बहुत ही लरजते शब्दों में कहने लगी। राजा साहब ने रज्जू को देखा और फिर देखने लगे कि वह नाखून को कुतरने लगी थी। यह आदत उसकी पहले से ही थी। जब दिल दिमाग में हलचल होती थी तो वह अपने मुंह से नाखूनों को कुतरने लगती थी। राजा साहब ने पूछा, क्या सोच रही हो? अच्छा, मुझे क्यों बुलाया ये भी नहीं बताया। तब रज्जू ने राजा साहब को कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मेरा समय नज़दीक है, पता नहीं फिर मैं तुमसे कह पाऊं या नहीं। वो कैसा है, मुझे एक बार उसके बारे में बता दो, एक बार मुझे उससे मिला दो। राजा साहब कहने लगे, अच्छा रज्जू, तो तुम्हें उससे मिलना है? तो वह कहने लगे, अरे पगला गई हो क्या रज्जू, अतीत की बात अतीत समझकर भूल जाओ। अब क्या मिलेगा तुम्हें उससे मिलकर, सब कुछ पीछे छूट गया रज्जू। अब तुम ये सब सपने मत देखो। मैं बेकार ही हरिया को मैंने यहाँ भेजा, वो ठीक ही कह रहा था, सही नहीं कर रहा, पर क्या करूं, जैसे ही पता चला मुझे कि चौधरी साहब नहीं रहे, मेरा मन बहुत बेचैन हो गया था तुम्हारे लिए। अब तुम अपना ख्याल रखो और मैं चलता हूँ, कहकर राजा साहब उठने लगे। तभी रज्जू ने झट से राजा साहब का हाथ पकड़ लिया और विनती भरे स्वर में बोली, राजू, अब ना जाने मैं कब इस लोक को छोड़ जाऊं, एक बार मिलवा दो ना उससे, बस देख लूं तो आंखें बंद हो जाएंगी। मैं जानती हूं मेरी गलती की सजा तुम हंसते हुए भुगत रहे हो, अब मुझे भी थोड़ा मौका दे दो माफी मांगने के लिए। राजा साहब उसे समझाते हुए बोले, ये जिद नहीं है रज्जू, यह जिद सही नहीं है जो तुम कर रही हो। जो बात अब तक पर्दे में है उसे वैसे ही रहने दो, बस इतना जान लो कि वो एकदम ठीक है और खुश है। रज्जू कहने लगी, फिर तुम ऐसा करो, मुझे वहां लिवाले चलो, मैं उधर ही उसको देख लूंगी, जी का बोझ हल्का हो जाएगा। और रज्जू ने इतना आग्रह करने लगी, अब राजा साहब को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या कहें। तभी विष्णु कमरे में आया और बोला, चाचा, आप छोटी माँ को अपने साथ लिवा ले जाओ, डॉक्टर ने भी कहा है थोड़ी आबो हवा बदलेगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ना जाने कुछ दिनों से क्या सोच सोचकर जी हलकान किए जा रही हैं। मरता क्या ना करता। राजा साहब के पास अब कुछ नहीं था बोलने के लिए। विष्णु ने एक बाहर बग्गी तैयार करवा दी जिसमें रज्जू और राजा साहब को भेजने की तैयारी करवा दी थी। बीमारी की हालत में रज्जू के चेहरे पर एक चमक सी थी।
बहुत दिनों बाद वह घर से बाहर निकली थी। बग्घी अपनी धीमी रफ्तार से ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बढ़ रही थी। उधर अंदर दोनों चुपचाप बैठे। अजीब सी उलझन थी दोनों के चेहरे पर। फिर भी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे थे। तभी गाड़ीवान ने पूछा, साहब आपका गांव आ गया है, तनिक घर का पता भी बता दें। बाहर झांक कर राजा साहब कहने लगे और अपने घर की ओर उन्होंने इशारा कर दिया। उन्होंने देखा हरिया अभी बाहर ही खड़ा था। बग्घी रुकी तो राजा साहब पहले उतरे और राजा साहब को देखते ही हरिया ने कहा, मिला है बाबूजी, कहा था ना मत जाओ, पर तुम कतई भी हमारी नहीं सुनते हो। राजा साहब ने हरिया को चुप रहने का इशारा करते रहे, पर हरिया तो अपनी रो में बोले जा रहा था। तभी हाथ पकड़कर राजा साहब रज्जू को उतारने लगे तो हरिया यह सब आश्चर्य से देख रहा था। वह बहुत हैरान था और आश्चर्य में पड़ गया। रज्जू को घर के अंदर लेकर गया। राजा साहब गए तो संजय और सोनी और सुमन और सोहन सब चौंक गए कि ये कौन है, ये तो वो, और कहते कहते रुक गए। तभी राजा साहब ने सोनी से कहा, बहू इन्हें अम्मा जी के कमरे में ले जाओ, यह कुछ दिन अभी यहीं रहेंगी, तबीयत ठीक नहीं है इनकी, थोड़ी सेवा कर दो तुम लोग तो, ये तुम्हारी अम्मा की बहन है। सभी ने उनके चरण छुए। रज्जू ने आशीषों की बरसात कर दी। रज्जू सवालिया नजरों से राजा साहब को देख रही थी। राजा साहब उसके किसी भी सवाल के जवाब से अब कतरा रहे थे। रज्जू बस अब किसी तरह उससे मिलने को आतुर नजर आ रही थी, पर राजा साहब थे कि रज्जू से नजर चुराते ही रहे। संजय, सोनी और उसके बच्चों को देखकर न जाने क्यों रज्जू बहुत संतुष्ट नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि राजा साहब अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इधर सोनी ने बहुत अच्छी तरह से रज्जू की देखभाल का जिम्मा संभाल लिया था और सोनू और सुमन शहर जाने के इंतजार में बस अब दिन गिन गिन रहे थे और काट रहे थे कि कब शहर जाना होगा। दोनों बच्चों ने जो किताब लाए थे वो पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी पढ़ाई का तो नुकसान हो ही रहा था। संग लाई किताबें कितनी भी पढ़ लें, पर स्कूल के दोस्तों की वो याद करते रहते थे। गांव में जो बच्चे थे उनसे वो बातचीत तो करते थे, पर गांव वालों जो अधिकतर अपनी गांव की भाषा भूलते थे, जो उन दोनों शहरी बच्चों को समझ में कम आती थी। पर रज्जू दादी के मिलने से उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी दादी को तो दोनों बच्चों ने कभी देखा नहीं था और दादी का प्यार बस किताबों में पढ़ा था, पर अब रज्जू से मिलकर वो दादी की कमी पूरी कर रहे थे। रज्जू को आए अभी 5 दिन भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसकी सांसें उखड़ने लगी। राजा साहब बहुत घबरा गए। रज्जू की सांसें उससे मिलने के लिए मानो अटक रही थी। हरिया ने राजा साहब को बहुत समझाया, लाख बार समझाया। जो बात सालों पहले हमने दबाती थी उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है राजा बाबू। अब तुम बोलकर कोई गलती मत कर देना, पता नहीं फिर क्या क्या बात बाहर निकल कर आ जाएंगी। राजा साहब के समझ में नहीं आ रहा था कि वो रज्जू को क्या बोलें, पर अब रज्जू की हालत गंभीर हो रही थी। शायद सांसें बस उससे मिलने के लिए अटकी पड़ी हुई थी। राजा साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तो रज्जू की हालत जो बिगड़ रही थी और ऊपर से वो अपने घर में भी नहीं थी। हरिया से उन्होंने कहा था, कैसे भी उसे हरिया कहने लगा, राजा बाबू कैसे भी इन्हें इनके घर भिजवा दिया जाए। चौधरी साहब के खानदान में कहीं इस बात को लेकर हमारी बदनामी ना हो जाए। हमने इनके घर की अमानत का ध्यान नहीं रखा। राजा साहब ने रज्जू के लिए वैद्य जी से दवाई करवाई और हालत में थोड़ी सुधार आते ही संजय को साथ उनके घर उन्हें भिजवा दिया। रज्जू जानती थी कि जो राजू बाबू जानबूझकर साथ नहीं आए हैं। रज्जू के जेहन में बार बार ख्याल आ रहा था कि राजू ने मुझे क्यों नहीं उसके बारे में बताया, क्यों मुझे मेरे घर भेज दिया। साथ आता तो कम से कम मैं जिद करके पूछ तो लेती, पर अब वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अचानक बग्घी एक झटके से रुकी तो रज्जू अपने आप को संभाल ना पाई और संजय ने उसे सहारे से ठीक से सीट पर बिठा दिया। तब वह कहने लगे, आप कहीं खोई हुई हो क्या? आपको कुछ पता ही नहीं चला? सामने से एक बैलगाड़ी आ गई थी तो बग्घी को थोड़ा किनारे करना पड़ा,
अब आप ठीक से बैठ जाइए। तब रज्जू ने कहा, हाँ बेटा, आजकल ना जाने किन ख्यालों में खोई रहती हूँ। थोड़ी देर में रज्जू की कोठी आ गई। रज्जू को उठकर कमरे तक पहुंचाकर जो संजय जैसे ही निकलने को हुआ तो विष्णु आकर बोला, आप आज यहीं रुक जाइए, घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, फिर बग्घी से जाना मुश्किल होगा। संजय कहने लगा, आप चिंता ना करें, मैं खेतों से होता हुआ चला जाऊंगा। पर रज्जू और विष्णु के बहुत कहने पर संजय आज वहीं रुक गया था। पता नहीं रज्जू संजय को जाने नहीं देना चाहती थी या होने को कुछ और ही मंजूर था। मुंह अंधेरे उठकर संजय अपने घर जाने के लिए निकलने ही वाला था कि विष्णु आकर बोला, भाई, छोटी माँ की सांसें जोर जोर से चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, रात को तो अच्छी भली थी, अब अचानक से क्या हो गया। संजय के कदम वहीं रुक गए। वो उल्टे पांव रज्जू के कमरे में भागा और बोला, माँ, क्या हुआ है आपको? आप क्या सोच रही हैं? जो बात है मुझसे कहिए ना, कोई भी बात मन में मत रखो। रज्जू अपनी उखड़ती हुई सांसों में बोली, राजू को बुलाओ। अटक अटक कर बोल रही थी। तभी विष्णु ने एक आदमी को तुरंत राजा साहब के गांव जाने को कह दिया। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। लगता है अब चौधराइन नहीं बचेगी, उनका अंत समय निकट आ गया है। राजा साहब को जब उस व्यक्ति ने रज्जू के बारे में बताया तो राजा साहब भागे भागे रज्जू की कोठी पर पहुंचे। उनके पीछे हरिया, सोनी, सोनू और सुमन को भी जो हरिया अपने साथ ले आया था। ये क्या बात हुई रज्जू? जो राजा साहब कहने लगे, एक ही दिन में तुमने जाने की बात कह दी, ना पहले कुछ सुनने को तैयार हुई और ना अब, बस अपनी मनमर्जी की आदत है तुम्हें। राजा साहब उसके पास बैठे हुए उससे कह रहे थे। राजा साहब के आसपास कौन है, कहाँ वो बैठे हैं, वो सब कुछ भूल गए और भाव आवेश में जो बोलते गए। वो रज्जू का हाथ पकड़कर वहीं उनके पलंग के पास नीचे बैठे थे। तब जो रज्जू कहने लगी, राजू, अब तो बता दो वो कहाँ है, जिंदा है ना? मैं तो उसे छोड़कर भाग गई थी। रज्जू के इस सवाल पर आज राजा साहब चुप नहीं रह सके और संजय की ओर इशारा करते हुए बोले, देख लो रज्जू, वही है तेरी अमानत। मैंने बड़े प्यार से इसे बड़ा किया है, कभी पता ही नहीं चलने दिया रज्जू कि उसे मेरे पास ले आओ। रज्जू कहने लगी, राजू, मेरी सासें बस शायद उसके लिए अटकी पड़ी हैं। राजा ने संजय को आवाज देकर बुलाया। रज्जू संजय को अपने पास बैठाकर हाथों में उसके चेहरे को अपने हाथों से फेरते हुए राजा की ओर एहसान भरी नजरों से देखते देखते उसने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। रज्जू कहकर राजा साहब जो जोर जोर से बिलख पड़े। कोई कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक क्या हो गया। रज्जू सदा के लिए सबको छोड़कर चली गई। हरिया राजा साहब को संभालते हुए बोला, लगता है इसकी सांसें तुम दोनों में ही अटकी हुई थी राजा साहब। संजय, तुम चारों अम्मा के चरण स्पर्श करो, हरिया ने कहा और सोनी को बच्चों को बाहर ले जाने को कहा कि सोनी, बच्चों को बाहर ले जाओ। वहीं विष्णु भी चुपचाप खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था छोटी माँ के जाने से राजा साहब इतना क्यों रो रहे हैं। रज्जू को अंतिम विदाई देते वक्त राजा साहब फबक फबक कर रो रहे थे। मुखाग्नि देने के समय विष्णु के साथ राजा साहब ने संजय को भी लगा दिया था। संजय ने सवालिया नजरों से देखा तो वो धीमे से बोले, माँ की बहन है, समझ लो मैं तुम्हारी भी माई है। सभी कार्यक्रम तक राजा साहब का पूरा परिवार रज्जू की कोठी पर ही रहे। उसके बाद सब अपने अपने घर आ गए। 2 दिन बाद संजय अपने परिवार को लेकर शहर चला गया। गांव में राजा साहब और हरिया ही रह गए। एक दिन राजा साहब ने हरिया से कहा, हरिया, आज फिर उस नदी किनारे जाने का दिल कर रहा है, चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। हरिया बोला, बाबूजी, तुम अपनी सारी जिंदगी बस दूसरों के लिए सोचते रहे, एक बार अपने लिए भी सोच लेते। वो भी चली गई जिसके लिए तुम शहर छोड़कर आए। अब जो मैंने भाभी को वादा किया है तुम्हारा साथ निभाने का, वो तो मुझे जिंदगी भर निभाना ही पड़ेगा। कहकर हरिया राजा साहब के साथ दूर नदी की तरफ चल पड़ा। दोनों नदी के तट पर पहुंच गए। नदी के तट पर अब पहले जैसी शांति नहीं थी। पहले उधर बहुत से पौधे थे, पेड़ थे,
अब उधर थोड़ी कटाई छटाई हो गई थी, पर आज भी वो कदम का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे पत्थरों से बना चबूतरा भी, जहाँ राजा साहब, हरिया और रज्जू अपनी 1 साल छोटी बहन कजली के साथ यहाँ आया करती थी। दोनों का गांव अलग अलग था, पर स्कूल एक ही था जो इस नदी के दूसरे छोर पर था। हरिया राजा साहब के बाबूजी के यहाँ काम करने वाले महेश काका का बेटा था। उम्र में राजा साहब से छोटा था, पर राजा साहब का पूरा अंध भक्त था। ये चारों अक्सर स्कूल के बाद कुछ देर यहाँ आकर खेलते थे, फिर अपने घर चले जाते थे। खेलते मिलते ना जाने कब राजा साहब को रज्जू धीरे धीरे पसंद आने लगी और कजली को राजा साहब पसंद आ रहे थे। पर यह सब बातें कभी कभी एक दूसरे से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस आंखों में सब समझ रहे थे, पर जुबान पर लगाम लगा रखा था। एक दिन रज्जू और कजली स्कूल नहीं आई तो राजा के मन में बहुत सवाल उठने लगे। हरिया जो बस बस्ता लेकर स्कूल जाता था, पढ़ना तो कभी उसे पसंद ही नहीं था, उसको राजा साहब ने पता करने के लिए भेज दिया। तब राजा साहब के कहने पर हरिया पता करने गया तो राजा साहब से हरिया ने कहा, बाबूजी, वे सब नानी के गांव चली गई हैं किसी विवाह में शामिल होने के लिए। अब कब आएंगी ये तो पता नहीं। हरिया पता करके आया था और राजा साहब को सब बता दिया था। लगभग 10 दिन बाद रज्जू लौट कर आई। अब रज्जू पहले की तरह चहक नहीं रही थी, हमेशा खोई खोई सी रहती थी। राजा उससे बात करना चाहते तो वो छिटक कर दूर हो जाती थी। और कजली, राजा साहब पूछते, तेरी बहन को क्या हो गया है, यह ऐसी क्यों हो गई है? तो कजली कहती, पता नहीं रज्जू, दीदी शादी में बहुत नजर आ रही थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश नजर आई थी। हम मौसी की शादी में गए थे, वहाँ बारात में इधर जो बहुत से लड़के आए थे, न जाने एक लड़के के साथ दिन भर घूमती रहती थी। विदाई के बाद हम भी मौसी के साथ उनके ससुराल गए थे, उधर भी ये बस उसके साथ ही घूमती रहती थी। कजली ने रस्सी के झूले पर झूलते झूलते राजा साहब को सारी बात बता दी। कजली जो खुद राजा साहब के से जो प्यार करती थी, रज्जू के किए ऐसे बयान कर रही थी जिससे राजा रज्जू पर ध्यान देना कम कर दे और उसकी तरफ जो ध्यान देने लगे। राजा साहब कहने लगे, किसी लड़के के साथ? सुनकर राजा साहब का दिमाग उड़ गया। रज्जू को मैं पसंद नहीं हूँ, यह बात उनके दिल में घर कर गई और वो सोचने लगे, रज्जू आखिर किसी लड़के के साथ क्यों घूम रही थी। ऐसे ही समय बीतने लगा और महीने बीतने लगे। रज्जू ने स्कूल आना बंद कर दिया था। कजली भी अब कभी कभी आती थी और कभी नहीं आती थी। राजा साहब से रहा नहीं गया तो हरिया को लेकर रज्जू के घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो रज्जू के माता पिता घबरा गए। वो लोग रज्जू से मिलने नहीं दे रहे थे राजा साहब को। राजा साहब के बहुत मिन्नतें करने पर कजली की माँ ने कहा, कजली ने अपनी माँ से कहा था, माँ इनको मिल लेने दो। झोपड़ी नुमा घर में एक कमरे पर साड़ी का पर्दा डाला हुआ था। अंदर रज्जू जमीन पर लगे बिछौने पर पड़ी करहा रही थी। बढ़े पेट के साथ उसे देखकर राजा साहब को चक्कर आने लगा था। क्या किया था रज्जू ने? कजली, राजा साहब कहने लगे, तेरी दीदी से अकेले में मुझे बात करनी है, अपनी माँ बाबूजी को किसी तरह बाहर रोक ले। राजा साहब ने कजली से हाथ जोड़कर कहा था। तो कजली जानती थी कि राजा साहब रज्जू पर जान छिड़कते हैं, पर रज्जू उसके तो अलग ही सपने थे। राजा साहब ने कहा, ये क्या किया रज्जू तूने? कैसे, कौन है वो? उसको बुला, ब्याह करेगा वो तेरे साथ। राजू, पहली बार आज रज्जू ने राजा को राजू कहा था। शायद राजा साहब की आंखों में अपने लिए प्यार को महसूस कर पा रही थी। वह कहने लगी, मेरी गलती है ये, न जाने मैं कैसे उसके साथ बहकने लगी थी। कहकर रज्जू फूट फूट कर रोने लगी। वो शहरी लड़का था राजू, जिसे देखकर मुझे बस कुछ हो जाता था। वो जब भी मेरा हाथ पकड़ता था, यूं लगता था राजू कि पूरे बदन में करंट सा दौड़ने लगा है। बस उस शहरी लड़के के साथ मुझे अच्छा लगने लगा था। एक दिन मुझसे गलती हो गई। मुझे एहसास नहीं रहा कि मेरे से क्या गलती हो गई। उस लड़के से मुझे शादी नहीं करनी है राजू। उसके मन में मेरे लिए कुछ नहीं था।
वो तो मैं ही उसके प्यार में बावड़ी हो गई थी। मुझे माफ कर दो राजू, तेरे प्यार को मैं कभी नहीं समझ पाई। अब तो ये झूठन तेरे काबिल नहीं रही राजू। बस अब किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या करें? माँ बता रही थी कि मेरे लिए चौधरी के घर से रिश्ता आया था। वैसे तो ये उनका दूसरा विवाह होगा। पहली बीवी बच्चा जनते ही मर गई। उस बच्चे को माँ की जरूरत है। मेरे माँ बाबू दो बेटी के ब्याह की स्थिति में नहीं है, पर यह बच्चा, इसका क्या करूंगी? पता नहीं ये हो भी पा जाएगा या नहीं। और कहते कहते रज्जू फबक फबक कर रो रही थी। राजा साहब कुछ देर रुके और धीरे से बोले, रो मत रज्जू, मैं कुछ सोचता हूँ, मुझसे शादी करोगी? तब वह कहने लगी, मर जाऊंगी राजू, पर अब तेरे से विवाह नहीं करूंगी। माना मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाई, पर यह झूठन तुम्हें अर्पित करूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं मर जाना चाहती हूँ राजू, पर न जाने इस नन्ही जान का सोचकर हाथ रुक जाते हैं। पता नहीं क्या लिखा कर मेरी किस्मत में क्या लिखा है। रज्जू राजा साहब के हाथों पर अपना सिर टिकाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी थी। राजा साहब का जी कर रहा था अभी रज्जू को अपनी बाहों में जकड़ ले और पूरा प्यार उस पर उड़ेल दे। राजा साहब ने उसे के हाथ पकड़ लिए, जिसे वो जिंदगी भर ना छोड़ना चाहते थे। तभी कजली की आवाज़ सुनाई दी। वो अंदर आकर बोली, माँ कह रही है हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, रात अंधेरे में। रज्जू को इस हालत में अभी तक किसी ने देखा नहीं है। किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। नई जगह जाकर सोचते हैं क्या करना होगा। राजा, हमें भूल तो नहीं जाओगे? कजली ने प्यार भरी नजरों से राजा को देखते हुए कहा था। कजली का तो जरा भी मन नहीं था कि वो राजा को यूं अकेला छोड़कर जाए। राजा साहब क्या कहते, बस इतना ही कह सके, रज्जू मेरी जब भी जरूरत हो मुझे बुलवा लेना, तेरे लिए भागा दौड़ा चला आऊंगा। अपने आंसुओं को छुपाने की भरकस कोशिश करते हुए राजा साहब ने कजली ने राजा साहब को देख लिया था कि राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। अभी राजा अपने सीने से लगाकर वो कजली से बोले, मैं हूं ना तुम्हारे लिए कजली, और इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं तेरे साथ खड़ा हुआ रहूंगा। हरिया घर के बाहर राजा साहब का इंतजार कर रहा था। वह बुझे मन से राजा साहब को जो रज्जू के घर से जब निकल आए तो ये जानते हुए अब ना जाने कब मुलाकात होगी, और राजा साहब घर से निकलकर जाने लगे। हरिया और राजा साहब घर आ गए थे और इधर अब राजा साहब सब कुछ छोड़कर पिता के कारोबार में लग गए थे, जो शहर जाकर सामान लाते और अपनी एक छोटी सी परचून की दुकान पर बेचा करते थे। गांव में कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। बस राजा साहब के लिए भी रिश्तों की बात चलने लगी। राजा साहब हर रिश्ते में कमी निकालकर ब्याह करने से मना करने लगे। ऐसे ही एक दिन एक लड़की की खबर मिली। पूरा परिवार उस गांव में लड़की देखने गया। राजा साहब ने इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो हरिया के साथ बाहर खेतों में घूम रहे थे। तभी दूर उन्हें जानी पहचानी सी सूरत दिखाई दी। वो उसकी ओर लपके। देखा तो कजली अपने माँ बापू के साथ खेतों में काम कर रही थी। तो कजली के पास जाकर राजा साहब बोले, आप सब यहाँ आ गए? रज्जू कैसी है? राजा ने कजली के पास जाकर उससे सवाल किया तो कहने लगा, अब तो जो बच्चा भी आ गया होगा, समय हो गया है। तब कजली ने कहा, रज्जू दीदी ने बड़ी गलती कर दी थी, जाने इसके लिए हमें क्या सजा भुगतनी पड़ी। आपको पता है रज्जू दीदी की वजह से कितने बहाने बनाने पड़ रहे हैं। अब बच्चा होगा उसका क्या करेंगे, यह समझ में नहीं आ रहा। उधर चौधरी के घर में कुछ दिनों की मोहलत लिए हुए हैं। देखो क्या लिखा है रज्जू दीदी के नसीब में। राजा साहब का मन फिर रज्जू से मिलने को करने लगा, पर तभी हरिया ने इशारा किया कि उसके माँ बाबूजी बुला रहे हैं। तो कजली कहने लगी, मैं जाती हूँ, मेरे माँ बाबूजी बुला रहे हैं। और राजा साहब बोले, मैं आऊँगा एक दिन। और यह कहकर राजा साहब भी वहाँ से अपने गांव चले गए। माँ, एक दिन खुद ही अपनी दुल्हन ले आऊँगा, राजा साहब कहने लगा। देखना तुम, माँ तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले अक्सर अपनी माँ से यह कहने वाले राजा साहब अब मन में विचार कर चुके थे।
अगर सब कुछ ठीक रहा और जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही होगा तो ठीक है, नहीं तो भगवान की मर्जी। कुछ दिनों बाद वो रज्जू के गांव में पहुंच गए। पता चला आज रज्जू ने एक बेटे को जन्म दिया और बापू चुपचाप उस बच्चे को लेकर कहीं चले गए। जाने क्या होगा उस बच्चे का। कजली ने जो राजा साहब को बता दिया था। रज्जू को देखने राजा साहब अंदर गए तो बेहोशी की हालत में थी। घर में उसकी माँ ने किसी तरह उसका प्रसव करा दिया था। एक गलती की सजा कितनों को भुगतनी पड़ी, ये तो रज्जू ने भी नहीं सोची थी। कुछ देर में रज्जू के बापू लौट कर आए तो राजा साहब ने सवाल किया, बच्चे का क्या किया? तब रज्जू के पिताजी बोले, उसे पास वाले गांव के मंदिर में छोड़ आया हूँ। इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, मुंह छिपाए फिर रहे हैं हम। और रज्जू के पिता की आंखों में बहुत दर्द था और बेटी के किए पर गुस्सा भी। बाप करे भी तो क्या करे, बदनामी के डर से न उसे अपना सकता था और ना ही मार सकता था, ना बेटी के पास उसे रख सकता था। बापू, आप रज्जू का विवाह चौधरी से करने वाले हो ना, आप किस तरह विवाह कर दो, उसको तो हमेशा से चकाचौंध वाली जिंदगी चाहिए थी। क्या पता इधर वो सब मिल जाए, कजली अपने पिता से कह रही थी। अगर कजली मेरे विवाह करने को तैयार हो तो मेरा विवाह उससे कर दो। रज्जू बच्चे की बाबत पूछे तो उससे कहना उसका बच्चा बच नहीं सका और कह देना कजली राजा से विवाह कर दूंगी, कहीं दूर चली गई है। रज्जू के बापू की आंखों में दर्द था, वो बेटी के किए पर गुस्सा भी थे। एक बाप करे भी तो क्या करे, बदनामी के डर से उसे ना तो अपना सकता था और ना ही अपनी बेटी के पास रख सकता था। कजली ने अपने बापू से कहा, बापू आप रज्जू का विवाह चौधरी से करने वाले हो ना, अब किसी तरह विवाह कर दो, उसको तो हमेशा से ही चकाचौंध वाली जिंदगी चाहिए थी। क्या पता उधर रज्जू को सब कुछ मिल जाए। और कजली कहने लगी बापू मेरे विवाह करने को तुम सोच रहे हो तो मेरा विवाह जो राजा साहब से कर देना, और रज्जू बच्चे के बारे में और मेरे बारे में पूछे तो उससे कह देना कजली राजा से विवाह करके कहीं दूर चली गई है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे बापू। बस अगर वो बच्चा वहाँ मिल गया तो हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। अब ये सब बात रज्जू को मत बताना, कहकर राजा साहब कजली की ओर देखने लगे थे। कजली जो हमेशा राजा साहब को प्यार करती थी, आंख बंद करके उसकी पत्नी बनने को तैयार हो गई थी। उसकी सहमति देखकर राजा साहब कजली का हाथ पकड़े उसके माँ बापू से आशीर्वाद लेकर मंदिर की ओर भागे। बच्चा अभी भी मंदिर के अंदर एकदम चुपचाप पड़ा था, शांत था बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जैसे जान ही ना बची हो। पर जैसे ही राजा साहब ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो वह थोड़ा सा कुनमुनाया और फिर सो गया। राजा साहब कहने लगे, कजली मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, पर क्या तुम मेरा साथ देने को तैयार हो? तो कजली कहने लगी, राजा साहब मैं तो आपको तब भी पूछती थी जब आप रज्जू दीदी को चाहते थे, आज भी पूछती हूँ जब रज्जू दीदी के बच्चे को अपनाने को तैयार हो। आप बोलो मुझे क्या करना होगा? जो मेरी बहन को इतना प्यार कर सकता है वो उसके बच्चे को जान से ज़्यादा प्यार करेगा, और क्या पता इससे थोड़ा प्यार मेरे हिस्से में भी आ जाए। राजा साहब कहने लगे, कजली अब हम घर जाएंगे तो लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, बस तुम चुपचाप रहना, बाकी मैं संभाल लूँगा। मेरी पत्नी बनकर रहने को तैयार हो तो जाओ, भगवान को साक्षी मानकर हम इस बच्चे की खातिर पति पत्नी बन जाएं। कहते हुए राजा साहब ने कजली के मांग में माता रानी के सामने सिंदूर भर दिया था। दोनों बच्चे को लेकर जब गांव पहुंचे तो गांव में हल्ला होना तो लाजमी था, और जो गांव में हल्ला हो गया कि कैसी बहू लेकर आया है जिसके साथ में बच्चा है। यह सब देखकर तो राजा साहब के पिता भड़क गए और कड़क आवाज में पूछने लगे, ये सब क्या है राजा? तो राजा बोला, पिताजी आप सदैव कहते हैं ना, किसी भी अबला को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करनी चाहिए। बस आज ये लड़की अपने बच्चे के साथ नदी में कूदकर जान देने जा रही थी, मैं इसे अपने साथ घर ले आया। अब ये मेरी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी। अगर आपको ऐतराज हो
तो मैं कहीं दूसरी जगह जाकर रह लूँगा। अपनी बात पिता के सामने निर्भीक होकर कहने की आदत राजा साहब में शुरू से ही रही थी। माँ को कुछ खटका सा लग रहा था, पर वह सामने तो मौन खड़ी थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि राजा जो हमेशा बोलता था वो सच में कर दिखाएगा। पिता ने राजा साहब से बातचीत करना बंद कर दिया था। माँ तो किसी तरह कजली और बच्चे को अपनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर राजा साहब पिता को मनाने में लग गए थे। जानते थे किसी भी पिता के लिए यह असहनीय होगा, पर राजा साहब रज्जू से प्यार ही इतना करते थे कि वो उसके बच्चे तक को अपनाने को तैयार हो गए थे। इसमें बेचारी कजली बस इसलिए आ गई क्योंकि वो राजा साहब किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे गांव घर में बातें होनी बंद हो गईं। कजली के साथ जो संजय को भी सबने अपना लिया था। अब राजा साहब और कजली के बीच प्यार बस संजय तक ही था। कजली ने भी बस समर्पण किया और अपने आप को राजा साहब की पत्नी के रूप में। राजा साहब कजली से कभी प्यार नहीं कर पाए, हाँ, पर उसकी इज्जत खूब करते थे। कजली बस इस बात से खुश रहती थी, राजा की पत्नी बनकर इस घर में आ गई। वक्त के साथ साथ राजा भी अपना लेंगे। और धीरे धीरे समय गुजरने लगा था। राजा साहब के पिता राजा से नाराज रहने लगे थे। यह देखकर राजा साहब कजली और संजय को लेकर शहर चले गए। साथ साथ जो गया उनके हरिया, जिसे राजा साहब के साथ ही रहना था। उधर रज्जू चौधरी की पत्नी बन गई थी। चौधरी साहब को अपने बेटे विष्णु के लिए एक माँ चाहिए थी। रज्जू से उन्हें कोई प्यार नहीं था और रज्जू को बस शानो शौकत मिल गया था। अतीत की परछाई भी अब उससे कोई वास्ता उसका नहीं था। रज्जू से यही कहा गया कि बच्चा मंदिर में छोड़ दिया गया था, कोई ले गया होगा। कजली उसे तो राजा साहब पत्नी बनाकर कहीं दूर ले गए। अब तुम अपना घर संभालो और किसी दूसरे तीसरे के बारे में मत सोचो। इधर विष्णु रज्जू की जिंदगी में आ गया तो रज्जू उसमें व्यस्त हो गई और इधर कजली संजय को बड़ा करने में लगी। गांव में राजा के माता पिता अब नहीं रहे थे। बहुत चाहा था राजा साहब ने कि पिता माफ कर दें, पर वो अपने बेटे को कभी माफ नहीं कर पाए थे और बेटे को छोड़कर जाने के गम में दोनों बीमार रहने लगे थे। एक बार राजा अकेले ही आया था माँ की याद से परेशान होकर मिलने। साल भर के भीतर ही दोनों छोड़कर चले गए। राजा साहब की माँ बेटा बहू पोते के लिए कुछ ना कर पाई, इसका मलाल उन्हें सालता रहता था। मरने से पहले राजा साहब से जिद कर के बुलाई थी और कजली और संजय को देखकर उसने जो अपनी आंखें बंद कर ली थी और उनका भी स्वर्गवास हो गया था। इधर रज्जू विष्णु में अपने बेटे की झलक देखकर उसे भरपूर प्यार दे रही थी। वह उसे छोटी माँ बोलने लगा था। रज्जू के माता पिता मरने से पहले बस ये कहकर गए थे कि बेटी तेरा बेटा जिंदा है, पर कहाँ है यह तो राजा ही जानता है। रज्जू राजा की खोज नहीं कर पा रही थी। बस उसे क्या पता था कि चौधरी साहब के मरने की खबर से राजा लौटकर गांव आने को तैयार हो जाएगा। हरिया जब मिलने आया तो रज्जू को एक उम्मीद सी जगी थी। अब उसको राजू मिलेगा और उसके बच्चे से वह मिलवा देगा। अपने बच्चे से मिलने की आस लिए रज्जू बस इंतजार में दिन काट रही थी। अपने बेटे को नजर भर देखकर वो इस दुनिया से चली गई। राजा साहब पहले भी तन्हा रहे और आज भी तन्हा रह गए। कजली ने अपनी पूरी जिंदगी संजय को अपना बेटा मानकर राजा के दिल में जो जगह बनाती चली गई। राजा साहब रज्जू के आगे कजली से वैसा ही प्यार कर ही नहीं पाए। अपनी पत्नी के लिए अपने हर फर्ज को निभाने की कोशिश की। वो हमेशा कहते, कजली मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, तेरा गुनहगार तो हुई, पर तेरे एहसान के आगे मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। मैं तेरी पूजा करता हूँ कजली। ये आखिरी वाक्य ही थे जो कहे थे राजा साहब ने धीमे से, जब कजली ने आंखें बंद कर ली थी। कजली भी इस संसार को विदा करके चली गई थी। आज राजा साहब अपनी सारी यादों की पोटली लिए हुए नदी के पास चबूतरे पर बैठे न जाने कितने घंटों तक रज्जू कजली के बारे में जो सोचते रहे, जब तक हरिया उन्हें उठाने नहीं आया। और कितनी ही देर बैठोगे बाबू, हरिया जो कहने लगा था। बहुत पहर बीत गए हैं, बहुत समय हो गया है, चलो बाबूजी अब घर चलते हैं, यहाँ कब तक बैठे रहोगे।
कहते हुए हरिया ने आकर राजा साहब को उठाने के लिए जैसे ही कंधे पर हाथ रखा, राजा साहब भी एक तरफ झूल गए और बाबूजी कहकर हरिया जोर जोर से चिल्लाने लगा। रज्जू के जाने का गम राजा साहब भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और राजा साहब सबके लिए जीते रहे। शायद वो भी रज्जू से मिलने के इंतजार में ही जी रहे थे। दोस्तों, ये कैसा प्यार था जो एक प्यार के लिए इतना त्याग करते रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।